नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 29 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो आप लोगों के सामने है चार ऑप्शन और इसमें जो सी ऑप्शन है श्रम और व्यापार मंत्रालय, ये बेसिकली श्रम और व्यापार से संबंधित मुद्दों को देखता है। और सेकंड है सेबी, जो कि कोई फाइनेंशियल कंडीशन हमारे देश में मौजूद होती है तब ये न्यूज़ में रहता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, NHAI, यानी कि जिसको आप लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। और इसने ये सिस्टम क्यों विकसित की है, तो अपने कंसल्टेंट्स ठेकेदारों के लिए ये प्रणाली विकसित की है। और इसके तहत इनको जो है, इनके द्वारा की जा रही परियोजना, उसकी गतिविधि को इनको अपलोड करना होगा और जिसको कि ये NHAI जज करेगा और इसी के आधार पर रेटिंग्स तैयार करेगा। तो दोस्तों, ये जो NHAI है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनसे संबंधित मुद्दों को डील करता है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, इस संबंध में कैसे मेंटेनेंस करना है, रखरखाव कैसे करना है, इन सभी मुद्दों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। संस्कृति मंत्रालय ने ASI के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? तो दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय जो है हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की संस्कृति, इन संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है। तो इसने अभी हाल ही में 7 ASI के नए सर्कलों की घोषणा की है और भविष्य में भी इससे ज़्यादा नए सर्कलों की घोषणा करने की इनकी योजना है। दोस्तों, ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको कि आप लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। और इसके जो मंत्री हैं, आप लोग को बताना है कौन है। तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है अभी हाल ही में। और जिन राज्यों में की गई है वे राज्य हैं MP, तमिलनाडु, UP, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, तो ये जो है हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत, उसका अनुसंधान और उसका संरक्षण के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो देहरादून में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के सामने। अभी हाल ही में इनमें से किन खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही है, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। दोस्तों, संन्यास जो खिलाड़ी लेते हैं, जो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं अपने फील्ड में, और जब संन्यास लेते हैं तभी नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है कि वो कुछ अचीव करे, कुछ प्रोग्रेस करे, अपना टैलेंट को दिखाएं। तो इसी बारे में बात की जा रही है। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, ये दोनों जो है बेसिकली टेनिस प्लेयर हैं और दोनों ही अमेरिका से बिलोंग करते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। और इन्होंने अपने फील्ड में कई ग्रैंड स्लैम, ATP मास्टर्स, इसके अलावा ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, यदि बात करें टेनिस गेम के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस में हुई थी और धीरे धीरे ये गेम पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया और आज यह खेल ओलंपिक में भी शामिल हो गया है। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है।
इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 ये किसने जीता है? तो दोस्तों, अवार्ड वगैरह जो होते हैं लोगों को उनके फील्ड में जो वे कार्य करते हैं उसमें प्रोत्साहन देने के लिए उन लोगों को दिया जाता है। जो बहुत सारे अवार्ड हैं देश विदेश में दिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप लोगों के सामने जो 4 ऑप्शन हैं, इन दोनों को पहले ये अवार्ड मिल चुका है और इसका सही आंसर सी है, मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनको ये पुरस्कार अवार्ड मिला है और इनका जो उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और दूसरी बात ये है कि ये उनका पहला उपन्यास था और इसके साथ ही वे 29 साल की उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। दोस्तों, इस उपन्यास में इन्होंने ये बताया है कि नीदरलैंड के एक ग्रामीण ईसाई समुदाय और वहाँ के किसान परिवार की कहानी को इस उपन्यास में दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस अवार्ड के बारे में, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जो कि हर साल ही आयोजित किया जाता है और इसे स्टार्ट किया गया था 1969 में इंग्लैंड में और एक कंपनी थी बुकर मैकोनल इनके द्वारा। और इसमें जो विजेता होते हैं उनको 60,000 पाउंड की एक राशि दी जाती है। अच्छा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलते हैं कि कोई अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था। तो ये जो अवार्ड है सबसे पहले दिया गया था एक अल्बानिया के उपन्यासकार थे इस्माइल कादरे, इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक फेमस शख्सियत के बारे में। अर्नोल्ड स्पीलबर्ग, इनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, जो फेमस पर्सन होते हैं जिन्होंने कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हुआ रहता है, उनके बारे में ही इस तरह के क्वेश्चंस और उनका निधन हो गया है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फलाना पर्सन का निधन हो गया तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की हुई रहती है जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा होता है उनके काम से। तो इसमें से जो आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन, तो चित्रकार तो वे नहीं है, वे हैं कंप्यूटर डिजाइनर और ना ही वे लेखक हैं। इसका सी आंसर सही है, वे हैं कंप्यूटर डिजाइनर। तो दोस्तों, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये फेमस कंप्यूटर डिजाइनर और साथ में इनोवेटिव इंजीनियर थे और अभी 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और उन्होंने एक काफी बड़ी उपलब्धि भी हासिल की थी कि GE225 मेनफ्रेम कंप्यूटर को इन्होंने डिजाइन किया गया था। 6th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बुक के बारे में बताया जा रहा है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक से रिलेटेड। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों, आप लोगों के सामने है ऑप्शन और ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये हमारे सेना से संबंधित है। यानी कि सी ऑप्शन जो है RKS भदौरिया, ये हमारे वायुसेना के चीफ है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये हमारे जल सेना के प्रमुख हैं। और फर्स्ट है करमवीर सिंह, ये हमारे आर्मी चीफ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो दोस्तों, इस बुक में बात की जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंट्री के लिए। तो
इसे जो है आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसको कि आप लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। और बेसिकली इस बुक के जरिए ये बताया जा रहा है हमारे देश के युवाओं को कि वे एक रणनीतिक सोच विकसित करें। तो बेसिकली ये बुक जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है, तो युवा जो हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ अपना जो भी वो कर सकते हैं इस फील्ड में वो उनको करना चाहिए। युवाओं को बेसिकली ये बुक सब जो होता है वो अवेयर करने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है। तो यही सब बातें की गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक समझौता एग्रीमेंट के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों से ही हमारे देश का अच्छा संबंध रहा है। चारों ही के साथ हम लोगों का, हमारे देश का ट्रेड चलता है। रक्षा संबंधित बहुत सारे उपकरण हमने खरीदे हैं अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, और अभी हाल ही में हमने फ्रांस से राफेल खरीदा है। और इन सब में जो इसका सही आंसर है वो है रूस। तो दोस्तों इस समझौते के द्वारा कहा गया है कि हमारे देश ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों समझौता जो होता है, जो दो बॉडी के बीच होता है, दो बॉडी या दो देश जो भी कह लीजिए, तो मिलकर आगे बढ़ने के लिए होता है समझौता, ताकि दोनों ही प्रोग्रेस करें, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश में इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इसलिए समझौते किए जाते हैं। और इसी पर्पस में हमारे देश ने रूस की इस यूनिवर्सिटी से समझौता किया है। तो ये जो समझौता है हमने रूस की लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूससॉफ्ट के साथ किया है। और अभी जो हमने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, इससे उसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब से चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ है, अभी हाल ही में आप लोग जो न्यूज़ में देख रहे थे, तब से आत्मनिर्भर भारत मिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य ने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन, और चारों ही हमारे देश के इम्पोर्टेंट राज्य हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करते रहते हैं। बहुत सारी योजनाएं, पोर्टल्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह लाते रहते हैं। उसी में से एक पोर्टल है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने लाई है। तो दोस्तों बेसिकली यूपी गवर्नमेंट इस पोर्टल को लाके ये चाहती है कि इससे जो प्रवासी और एनआरआई हैं उनकी मदद किया जा सके, और इससे वे जो है अपने परिवार, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए इस पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों पोर्टल वगैरह जो होती हैं वो अपने राज्य के अंदर या देश के अंदर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें कुछ सुविधा मिल सके उस पोर्टल के थ्रू। तो बात करें यूपी के बारे में अगर हम, तो यूपी के जो सीएम हैं वे हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि किसी राज्य के यूपी या गवर्नर कौन है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैंक से संबंधित है।
कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों आप लोग के सामने है ये चारों ऑप्शन, चारों ही बैंक के नाम मैंने दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बैंक का जो सेक्टर है उसमें साझेदारी वगैरह जरूरी हो जाती है। जैसा कि आप लोग कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, पर उसको मर्ज करके 10 नेशनलाइज्ड बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि स्थिति जो किसी बैंक की खराब हो जाती है तो दूसरे बैंक से मर्ज कर दिया जाता है। बेसिकली ये साझेदारी वगैरह इसी कारण होती है ताकि स्थिति को संभाला जा सके उस क्षेत्र में। तो इन सभी में जो सही आंसर है वो है ए, HDFC। तो दोस्तों ये साझेदारी करके बैंक ये चाहती है कि इससे हम ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को उनके लिए बेहतर बना सके। तो दोस्तों HDFC जो है नेशनलाइज्ड बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी जो टैग है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसरो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। इसरो जो कि एक इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि अनुसंधान करती है स्पेस के संबंध में, उससे उसी से रिलेटेड मैटर्स को देखती है। तो दोस्तों इस समझौते के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया जा रहा है और ये जो है एक यूनिवर्सिटी है VSSUT, इसके साथ मिलकर ये समझौता किया गया है ताकि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग और प्रोग्रेस कर सके। तो इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दोस्तों दूसरी बात ये की जा रही है इसमें कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में किया गया अपनी तरह का एक पहला नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर ये स्थापित करेगा। दोस्तों बाकी जो दो यूनिवर्सिटी DU, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगी, और एक BHU जो है वो आप लोगों को बनारस UP में देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम से आप लोग जानते ही होंगे। और जब मंगल मिशन हमारे देश में लॉन्च किया गया था तो यही बॉडी थी जो न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके जो हेड हैं वे हैं K. शिवन और इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इससे कुछ इस क्वेश्चंस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।